हेलो एंड पखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक स्टोरी मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करूं। वो ये है कि कैन इंडिया ओवरटेक चाइना टू बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर। ये बात क्यों हो रही है, इस हवाले से आज हमने बात करनी है कि इज इट पॉसिबल कि इंडिया ओवरटेक कर सकता है चाइना को, और जो उसकी पोजीशन है वो इस रीजन में ले सकता है। वैसे तो दुनिया में अभी तक चाइना, रशिया और अमेरिका है, लेकिन चाइना सुनने में ये खबरें आ रही है कि चाइना पीछे हो सकता है और इंडिया उस पोजीशन को संभाल सकता है। ये कैसे होगा? इसमें क्या-क्या चीज़ें होती है? पॉपुलेशन है, आपकी एजुकेशन है, ह्यूमन इंडेक्स है, आपकी जिसे कहते हैं पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें काउंट की जाती है। फिर ये एक सिस्टम बनता है कि भाई आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ऐसी बातें की हैं कि वो रास्ता या वो राह या वो रोड जो इंडिया को यहाँ पे ले जा सकता है, इंडिया ने उस पे अपना सफ़र जो है, यानी अपनी जो जर्नी है, उसका आगाज़ कर चुका है और अब नहीं किया, बहुत पहले कर चुका है। क्या है ये सारा कुछ? इस हवाले से बात करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे इंटरेस्टिंग न्यूज़। और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो जी, बात हम किसकी कर रहे हैं कि क्या इंडिया चीन को पीछे छोड़कर आलमी सुपर पावर बन सकता है? अच्छा, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इंडिया ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बना है। क्या इंडिया चीन की बराबरी कर सकता है या अपने अपने इस आलमी सुपर पावर पड़ोसी को पीछे छोड़ सकता है? मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इकोनॉमी है, जियोपॉलिटिकल आपका जो इन्फ्लुएंस है, वो है। इसके साथ-साथ आपकी जो आर्मी की ताकत होती है या डिफेंस पावर होती है आपकी, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। कहा ये जा रहा है कि अभी चीन को इंडिया पर एक अच्छी खासी बरतरी हासिल है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये सूरत-ए-हाल तब्दील हो सकती है और बहुत जल्द तब्दील हो सकती है। 2001 में एक इकोनॉमी के हवाले से नोबेल प्राइज़ जीतने वाले माइकल स्पेंसिस का मानना है कि इंडिया का वक़्त आ गया है। आ नहीं रहा, आ गया है। ये उन्होंने वर्ड यूज़ किया। स्टीफन फोर्ड यूनिवर्सिटी के डीन और प्रोफ़ेसर साहब ने बताया कि इंडिया चीन के बराबर पहुँच जाएगा। चीन की माशी यानी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, उसकी जो रफ़्तार है, वो काफ़ी स्लो है, मगर इंडिया की कम नहीं होगी। यानी बात ये हो रही है कि जो इकोनॉमिक इंडिकेशंस हैं, उसमें 4 पॉइंट या 4.5 के आसपास या 5 के आसपास जो ग्रोथ रेट है, ये इंडिया का रहेगा, सॉरी, चाइना का रहेगा। लेकिन इंडिया 6 प्लस में या 7 प्लस में रहेगा, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों कंट्रीज के बीच में। अच्छा, अभी अगर हम बात करें तो इस वक्त इकोनॉमी के हवाले से दुनिया में हिंदुस्तान नंबर 5 पर मौजूद है। इंडिया के अंदर जो मिडिल क्लास है उनकी तादाद बढ़ रही है, जो लोगों की ज़िंदगियाँ हैं वो बेहतर हो रही हैं, उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नई एयरलाइंस आ रही हैं, प्राइवेट जेट्स बढ़ रहे हैं। इसके साथ-साथ वंदे भारत एक बहुत बड़ी खूबसूरत ट्रेन है जो इंडिया के नॉर्थ टू टू जिसे कहते हैं ना कि ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट करती है इंडिया को। एक तेज रफ्तार 180 प्लस किलोमीटर की ट्रेन है। इस तरह की वो सारी चीजें ये काउंट करती है आपके इस लेवल पे आने के लिए कि आप एक सुपर पावर है, ग्लोबल सुपर पावर है या नहीं है, या आप उसके करीब हैं। अच्छा, बात ये हो रही है कि चाइना के साथ हो क्या रहा है। चाइना की एक तो ग्रोथ स्लो है, दूसरी उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है और 2030 तक ये खबरें हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन से नीचे आ जाएगी। तीसरी फिर चीज़ ये पॉइंट आता है कि उनकी पॉपुलेशन के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी तादाद कम है। अगर उनका कंपैरिज़न हिंदुस्तान के साथ किया जाए तो वहाँ पर 14 से लेके 64 ईयर्स तक जो पॉपुलेशन रहती है, वो उनकी तादाद बढ़ रही है। एजुकेशन का स्टैंडर्ड या एजुकेशन एजुकेशन का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा,
एक सॉफ्ट पावर की भी बात की जाती है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें यकीनन इंडिया के पास एक चीज़ मौजूद है और वो क्या है जी? उनके पास एक बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है बॉलीवुड की, जिसके ज़रिए वो दुनिया के कोने-कोने में पहुँचते हैं। अच्छा, आलमी सुपर पावर का आबादी और इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका जो डिपेंडेंस है वो किस पे है? जियोपॉलिटिकल और फौजी ताकत पर है, जिसमें इंडिया अभी पीछे है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये चीज़ अभी अगर नियर फ्यूचर में नहीं है, तो फ्यूचर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन हम अगर बॉलीवुड की बात करते हैं, तो उसमें चाइना ने भी अभी रिसेंटली यानी 2020 में और 2021 में उन्होंने हॉलीवुड को पीछे छोड़ा है। तो ये चीज़ें यानी इसका मतलब ये है कि जो कॉम्पिटिशन है, वो इंडिया वर्सेस चाइना ही चल रहा है। बहुत सारी चीज़ों में क्योंकि इंडिया का अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहा है दुनिया भर में, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी शायद किसी हद तक मौजूद है, काफ़ी हद तक मैं कहूँगा, लेकिन बहुत हद तक नहीं है। उसमें उस जगह को देखने में आ रहा है कि उस स्पेस को शायद इंडिया बहुत तेज़ी के साथ कवर अप कर रहा है। वो जापान की बात करें, वो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वो यूरोपीय यूनियन की बात करें, वो गल्फ की बात करें, कोई जगह ऐसी नहीं है कि वहाँ पे हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस मौजूद ना हो। वो रशिया की बात करें या फिर यूक्रेन की बात करें। अभी रिसेंटली जब G7 का इजलास था, तो वहाँ पे जितने भी वर्ल्ड लीडर्स आए थे, वो सब की सब की ये कोशिश थी कि वो किसी तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल जाएँ। जाके गले मिले, जाके उनसे बात करें। क्यों? इसका मतलब ये है कि जो पावर है, वो शिफ्ट हो रही है और शायद ऐसा लग रहा है कि काफ़ी तेज़ी के साथ ये तब्दीलियाँ रूनुमा होती हुई नज़र आ रही है और जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, यानी G7 का जो फोरम है, उनको ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी है कि भाई अब इंडिया एक और लेवल पे गेम खेलता है। दूसरी बात, इंडिया की पॉपुलेशन कह रहे हैं कि शायद 1.4 बिलियन से लेके 1.6 बिलियन तक पहुंचने का है 2030 और 2040 में। तो जब ये चीज होगी तो इंडिया को एक प्लस पॉइंट होगा क्या कि एक इतनी बड़ी मार्केट, और मार्केट भी कैसी कि मार्केट ऐसी कि वो एक परचेजिंग पावर रखती है। उनके पास सिर्फ पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि वो वाली पॉपुलेशन है जो आपके कोई चीज कोई प्रोडक्ट वो खरीद सकती है, उनके पास पैसा है। उनकी पर कैपिटा इनकम की बात करें, उनके बिज़नेसेस की बात करें, ये सारी चीज़ें। फिर जो सोने पे सुहागा, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस चीज़ को या उनके जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा जिसे कहते हैं कैलकुलेटेडली वो खेल रहे हैं। पूरी दुनिया पे उन्होंने एक नज़र रखी होती है, वो गल्फ पे भी नज़र रखते हैं, वो अफ़गानिस्तान पे भी, ईरान, पाकिस्तान पे भी, चाइना पे भी, जापान पे भी, ताइवान, सिंगापुर पे भी, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और इंडोनेशिया के ऊपर भी, और यकीनन यूरोप और अमेरिका के ऊपर भी। और दूसरी बात ये है कि इस वक़्त अमेरिका को भी शायद ये अब बात काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है कि हमारा जो दौर था, ग़ालिबन वो सूरज अब ग़ुरूब होने वाला है, और वो सूरज जो किसी ज़माने में यूनाइटेड किंगडम के पास हुआ करता था, अब वो एशिया की तरफ शिफ्ट होता हुआ आ रहा है। और अगर हम ये देख रहे हैं या हो भी सकता है कि 10 सालों में चीन को या 5-7 सालों में चीन को टेक ओवर कर ले हिंदुस्तान, तो यकीनन फिर कोई और ऐसा नहीं है। फिर दूसरी बात, अगर वो चीन को टेक ओवर करता है, तो यकीनन वो अमेरिका भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर चाइना को वो पीछे छोड़ जाता है, जिसकी शायद इकोनॉमी अमेरिका से बेहतर है, टेक्नोलॉजी अमेरिका से पीछे है, तो अगर वो ऐसी चीज़ पे चला जाता है, तो फिर इसका मतलब है कि वो यूएस को भी टक्कर दे सकता है। टक्कर का ये मतलब नहीं कि वो उनके साथ लड़ेगा, ये यहाँ से कोई ये मतलब ना ले कि टक्कर का ये मतलब होता है कि कोई जाके किसी पे चढ़ दौड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़ी पावर्स जो होती हैं वो आपस में लड़ने से शायद ज़्यादा गुरेज़ करती है। ये अलग बात है कि रशिया और अमेरिका के बीच में अभी भी यूक्रेन में जंग जारी है। लेकिन मोस्टली लोग ये कोशिश करते हैं, और इंडिया मेरे ख़्याल में इंडिया अगर इस लेवल पे पहुँचता है, जब भी पहुँचता है 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में या 20 सालों में, तो आई थिंक सो कि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करेगा। अमेरिका ने तो नहीं अवॉइड किया। अमेरिका को तो हमने देखा, उन्होंने
इराक के ऊपर भी वो चढ़ दौड़े, अफ़गानिस्तान पे भी चढ़ दौड़े, सूडान पे भी चढ़ दौड़े, लीबिया पे भी चढ़ चढ़ दौड़े, बहुत सारी कंट्रीज़ पे वो चढ़ दौड़े। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इंडिया इस तरीके से करेगा, क्योंकि इंडिया का जो माइंडसेट नज़र आता है वो कुछ और तरीके से। वो कारोबार के ज़रिए दुनिया के ऊपर अपना दाग बिड़ाना बिठाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए जाके। जिस तरीके से छोटी-छोटी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट जारी है। अब वो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को वहाँ पे सोलर है, हाइड्रो है, वाटर चैनल्स हैं, ये सारी चीज़ें जब उनको प्रोवाइड की जाएँगी तो यकीनन वहाँ पे इंडिया का इन्फ्लुएंस कायम रहेगा, और कायम सिर्फ़ ऐसे नहीं रहेगा कि सिर्फ़ कुछ अरसे के लिए या कुछ टाइम के लिए कायम रहेगा, बल्कि फॉर द लॉन्ग टाइम वो कायम रहेगा। फिर इस तरीके से जब हम ये देखते हैं कि लोग कहते हैं जी पाकिस्तान का मुकाबला, तो पाकिस्तान का मुकाबला शायद अब नहीं रहा, ये गेम एंड हो चुकी है। इंडिया के साथ पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है, और शायद अब वो बात भी बहुत दूर चली गई है कि जिस वक़्त ये मुमकिन था। अब ये ग़ालिबन मुमकिनात में से नज़र नहीं आता। हाँ, कोई बहुत बड़ा कोई चमत्कार हो जाए जिसको कहते हैं, या कोई बहुत बड़ा मिरेकल हो जाए, वो कुछ कहा नहीं जा सकता। अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है फ़िलहाल कि जिसके ऊपर हम कह सकें कि जी पाकिस्तान का हाँ, ये एक चीज़ हो सकती है। अगर होती है, आई डोंट नो दैट, कि अगर इन फ्यूचर इंडिया के साथ पाकिस्तान का रिलेशन बेहतर होता है, तो फिर ये बात हो सकती है कि पाकिस्तान उनकी टेक्नोलॉजी से या बाकी चीज़ों से, और ट्रस्ट इस लेवल पे पहुँचता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा, बल्कि शायद किसी को भी नज़र नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा होता है, अगर-मगर की बात है, इफ्स एंड बट्स की बात है। तो अगर ऐसा होता है, तो फिर सोचा जा सकता है कि हाँ, ऐसा फिर पाकिस्तान को उससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन रीजन की जो बाकी कंट्रीज़ हैं, यकीनन उससे वो बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये इससे फ़ायदा उठाएँगे, और फ़ायदे अभी भी वो उठा रहे हैं। लेकिन चीन की अगर पोज़ीशन जाती है, तो फिर अमेरिका कहाँ पे स्टैंड करेगा? ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और एक बात मैं पहले भी शायद मैंने की थी, मैं अब दोबारा करूँगा कि अमेरिका को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज़ उनको बहुत बुरी लगती है, और वो है कि वो कोई उनसे उनका स्टेज या उनकी ताकत छीनने की कोशिश करे। बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ताकत छीनने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उस पोज़ीशन के ऊपर अमेरिका रिप्लेस हो रहा है, कोई और उसके ऊपर आ रहा है। यानी अगर अमेरिका उससे जाता है, इंडिया उसके ऊपर आता है, या रशिया आता है, या चीन आता है, तो यकीनन अमेरिका ये बात बिल्कुल किसी सूरत भी ना बर्दाश्त करता है, ना पसंद करता है। लेकिन अभी तक जो चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें, तो ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल उनको जो मर्ज़ी वो कह दो, लेकिन इंडिया को बर्दाश्त करने के अलावा उनके पास कोई शायद और ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान एक है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से, लेकिन फ़िलहाल वो ऐसे कोई ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा। चीन के साथ उनके ताल्लुकात इतने अच्छे हैं नहीं, काफ़ी ख़राब हैं, तो वो तो नहीं हो सकता, और चीन को वो चाहता भी नहीं है कि वो इंडिया के खिलाफ उसको खड़ा कर दे। हाँ, ये चीज़ पता नहीं क्यों, मे बी आई एम रॉन्ग, वो मसला नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ होती है, और इंडिया क्योंकि यकीनन वो अपनी एक पॉलिसी रखता है, अपना एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। अ, उसके ऊपर वो चलते हैं। वो अपने इंटरेस्ट को दुनिया में देखते हैं कि कहाँ पे हमने किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। वो अमेरिका के साथ चलते हुए हो, या अमेरिका के साथ खिलाफ चलना हो, उनके अगेंस्ट चलना हो, दोनों सूरतों में वो ये चीज़ देखते हैं कि हमने अपने इंटरेस्ट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। एक पॉइंट तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इंडिया के पास ये है। अब अमेरिका को ये बात पता है कि भई हमने तो चलो पाकिस्तान को इधर-उधर कर लिया, अफ़गानिस्तान को कर लिया। किसी ज़माने में सऊदी अरेबिया के ऊपर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का होल्ड हुआ करता था यूएस का। यानी इतना होल्ड होता था कि अगर अमेरिका कहता था कि फलाँ कंट्री को आपने क्रूड ऑयल नहीं देना, तो सऊदी अरेबिया नहीं भेजता था। ये कोई मतलब हवाई बात नहीं है, ये हुआ। बट सऊदी अरेबिया ने अब इस उस इन्फ्लुएंस से अपने आप को निकाल लिया। लेकिन इंडिया उस इन्फ्लुएंस में पहले भी नहीं रहा, अब भी नज़र नहीं आ रहा।
और इन फ्यूचर भी ऐसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि वो इंडिया को इस तरीके से दबाने की कोशिश करेगा, या दबाने की कोशिश तो करता है, मुख्तलिफ तरीकों से वो करते हैं, लेकिन दबा सकता है या नहीं दबा सकता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या वो प्रेशर इतना डाल सकते हैं कि इंडिया दब जाए? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई इस वक़्त अमेरिका के पास कोई ताकत है। चीन के साथ तो उनके चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, शायद अभी चलेंगे। लेकिन क्योंकि यूएस के साथ एक तो मुख्तलिफ फोरम्स पे है, I2U2 में है, क्वाड में है, और एक बड़ी स्ट्रेटजिक उनकी अलाइनमेंट बनी है आपस में। तो मेरे ख्याल में इंडिया को फिलहाल तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही, लेकिन हालाँकि इंडियन कुछ दोस्त से भी मेरी बात दोस्तों से बात हुई, तो ये कहते हैं कि भई ऐसा नहीं है कि अमेरिका को हमसे कोई बड़ा प्यार है। अमेरिका को अपने इंटरेस्ट से प्यार है, और वो कहते हैं कि अगर अमेरिका को अपने इंटरेस्ट चाहिए, तो कहते हैं हमें सबसे पहले चाहिए। हम सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अमेरिका को क्या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। और वो इस चीज़ के ऊपर डॉक्टर जयशंकर साहब हो, नरेंद्र मोदी जी हो, या उनकी गवर्नमेंट के और लोग हों, वो बड़े तरीके से चल रहे होते हैं। अभी जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि मोदी इज़ द बॉस। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हालाँकि इसी ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, जिस वक़्त वो उस वक़्त विज़िट पे थे, तो ये बाकायदा वो डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। लेकिन शायद उसका इंडिया का मुझे नहीं पता कि उन्होंने कोई असर लिया या नहीं लिया, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैं, उन्होंने उस हवाले से कोई बात नहीं की, और वो क्यों नहीं की, मैं आपको बताता हूँ। वो इसीलिए नहीं की कि उनको पता है कि भई अगर मैं बात करूँगा, तो शायद कोई जो काम बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है? वो चीज़ हुई वहाँ पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक और किस्म का सिस्टम चलता है, हम एशियन कंट्रीज़ में और तरह का सिस्टम चलता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूज़ीलैंड हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, वहाँ पे एक और चीज़ चलती है, एक और तरीकाकार चलता है। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के हवाले से या इस तरह की चीज़ों के ऊपर शायद उस तरह का आप रोक नहीं लगा सकते, जिस तरह हमारे कंट्रीज़ में होता है। तो वो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से, हालाँकि कुछ एक्सपर्ट्स को मैं पढ़ रहा था कि ये उनको ज़िक्र करना चाहिए था। इस चीज़ का। मेरा नहीं ख़्याल, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को ये पता है कि भई मैंने उनके साथ कारोबार करना है अहमदाबाद में या गुजरात के अंदर जो कुछ हुआ, क्या सच हुआ, क्या झूठ हुआ, वो एक अलग बड़ी बहस है। उसके ऊपर हम नहीं जा रहे ना, हमारा ये टॉपिक है। लेकिन फिर भी वो मेरे ख़्याल में उनको ये बात नहीं करनी थी, और शायद करनी भी नहीं चाहिए थी। क्योंकि वहाँ पे उनका उससे कोई शायद लेना-देना नहीं था, लेकिन ये सारा कुछ हुआ। इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि मोदी इज़ अ बॉस। इससे ये साबित होता है कि वो जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिसने भी दिखाई वहाँ पे, उनके पार्लियामेंट में दिखाई बेसिकली, तो उसका कोई इम्पैक्ट शायद इतना नहीं था कि जितनी कोशिश की गई। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। फिर अगर हम फ़ोर्सेस का कंपैरिज़न करते हैं, गो कि चाइना उसमें अभी आगे है, लेकिन जिस तरीके से धड़ाधड़ इंडिया अपने जो शिप्स बना रहा है, शिप कैरियर बना रहा है, वो उसको इज़ाफ़ा उसमें कर रहा है, और बहुत अच्छी टेक्नोलॉज़ीज़ लेके आ रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रख रहा है। तो उससे मेरे ख़्याल में चाइना को, क्योंकि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का अगर मैं अमेरिकन से तो मैं कंपैरिज़न नहीं करता, लेकिन अगर इंडियन से भी कर लूँ, तो इंडिया जिस लेवल की टेक्नोलॉज़ीज़ यूज़ कर रहा है या बाकी दुनिया से ले रहा है, तो वो बहरहाल चाइना से काफ़ी आगे की टेक्नोलॉज़ीज़ है। तो ये वाली बात कि चाइना कैन टेक इंडिया कैन टेक ओवर चाइना, तो मेरे ख़्याल में अभी तक जितने एक्सपर्ट्स को मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि इंडिया के दिन आ चुके हैं। वो दिन जिस पे आप ग्लोबल स्टेज के ऊपर बैठ के इन्फ्लुएंस करते हैं, और छेड़ते हैं चीज़ों को, छेड़ सकते हैं, यानी आपके पास वो ताकत होती है, और उसमें कुछ तब्दीलियाँ भी रूनुमा कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।